नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जीके क्लासेस में हमने सातवाहन वंश के बारे में कल पढ़ा। आज हम जानेंगे विदेशी आक्रमण और विदेशी आक्रमणकारियों में शक और कुषाण के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। सबसे पहले आज हम जानेंगे इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों के बारे में, जिन्हें यवन भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से बनता है कि इंडो ग्रीक शासकों को और दूसरा क्या नाम दिया जाता है, यवन शासक। अब बारी आती है कि उनमें सबसे पहला शासक कौन था और किसने पहली बार आक्रमण किया, विदेशी आक्रमण किया भारत पर। डेमेट्रियस प्रथम जो है वो पहले आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रमणकारी हैं, यवन आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आएगा कि इंडो ग्रीक शासकों की महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी थी, तो आप बताएंगे कि साकल उनकी राजधानी थी। उसके बाद सबसे विख्यात शासक कौन था, मिनांडर इंडो ग्रीक शासकों का महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध शासक था और वह बौद्ध धर्म का उपासक था। हमने आगे जाना कि वह बौद्ध धर्म का उपासक था और नागार्जुन, जिन्हें नागसेन भी कहा जाता है, जिन्होंने चीन में भारतीय जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र लिखी है, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी बौद्ध धर्म की। किसको? मिनांडर को। अब मिनांडर और नागसेन यानी नागार्जुन के वार्तालाप पर एक किताब लिखी गई है, जिसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या नाम है, मिलिंद पन्हो। अब मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर की वार्ता का वर्णन किया गया है। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है इसी टॉपिक से कि सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले तथा सोने के सिक्के जारी किए, यानी पूछा जाता है कि सबसे पहले लेख वाले सिक्के किसने जारी किए थे। आप बताएंगे इंडो ग्रीक यानी यवन शासकों ने किए थे, क्योंकि आपने इतिहास में पहले जाना है कि उससे पहले सिक्कों पर सिर्फ आकृतियां होती थी। पंचमार्क सिक्कों के बारे में, आहत सिक्कों के बारे में आपने पढ़ा है, तो हमने ये जाना कि उन पर सिर्फ आकृतियां होती थी, लेकिन लेख नहीं होता था। लेख लिखने का कार्य किसने किया है? इंडो ग्रीक शासकों ने किया है। उसके बाद पहला यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। कल हमने शुंग काल के बारे में पढ़ा था, तो इसका प्रमाण कहाँ दिया गया है? इसका प्रमाण मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में है, और जिसके रचयिता कौन है, रचना नाटककार कौन है? कालिदास। कल हमने जाना था। उसके बाद यवन शासकों का यानी इंडो ग्रीक आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ, तो यवन शासकों ने भारत को ज्योतिष कला सिखाई, यानी ज्योतिष कला का प्रचार किया उन्होंने यहाँ पर। उसके बाद गांधार कला का विस्तार हुआ यहाँ पर इंडो ग्रीक शासन काल में। इसके बाद गांधार और मथुरा कला के बारे में हम अंत में जानेंगे, जब कुषाण काल की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ हम ये इतना ही जानेंगे कि गांधार कला का प्रचार किया इंडो ग्रीक शासकों ने। उसके बाद नेक्स्ट आक्रमणकारी शक्ति आती है शक। अब यहीं से प्रश्न बनता है कि शकों को क्या कहा जाता है, यानी पार्थियन भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस आक्रमणकारियों को पार्थियन भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे शकों को। अब शक जो हैं वो मध्य एशिया का कबीला था और चीन की यूची जाति, जिन्हें बाद में कुषाण कहा गया है, उन्होंने इनको वहाँ से बेदखल कर दिया, यानी निकाल दिया था। और चीन जो शासकों की यानी चीन के ये यूची जाति ने जो इनको निकाला, शकों की कई पंक्तियाँ यानी कई ग्रुप होते थे, तो उनमें से 2 ग्रुप भारत में बहुत फेमस हुए, जिनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। उनकी शाखाओं में महत्वपूर्ण 2 शाखाएं भारत में हुई, एक उत्तरी अक्षत्रप और पश्चिमी अक्षत्रप। उत्तरी अक्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा में रहने वाले अक्षत्रप यानी शकों को उत्तरी अक्षत्रप कहा जाता है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि तक्षशिला और मथुरा में जो क्षत्रप थे उन्हें क्या कहा जाता था, या फिर उनको किस नाम से जाना जाता था, तो हम बताएंगे उत्तरी अक्षत्रप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद
पश्चिमी अक्षत्रप जो थे वो नासिक और उज्जैन में रहने वाले थे। अब आप आगे हम जानेंगे कि पश्चिमी अक्षत्रप जो थे वो भारत में बहुत फेमस हुए। उनमें नहपान नाम के शासक बड़े फेमस हुए हैं, जो कि नासिक ब्रांच से थे, यानी नासिक में रहने वाले क्षत्रप थे। उसके बाद कार्दमक वंश के रुद्रादमन, कार्दमक वंश के क्षत्रप यानी शक रुद्रादमन बहुत फेमस हुए हैं और उनका निवास स्थान उज्जैन था। अब हम रुद्रादमन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। 58 BC में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हरा दिया था और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। उस समय विक्रमादित्य की उपाधि बहुत फेमस थी। आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि, जो फेमस उपाधि के नाम बारे में जाना होगा। उसके बाद 58 BC में भारत में विक्रम संवत लागू हुआ। कई बार SSC HSSC एग्जाम में मैंने ये प्रश्न देखा है कि भारत में विक्रम संवत किस वर्ष लागू हुआ। 58 BC, 58 AD भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आप ये याद रखिएगा ध्यान से। उसके बाद सुदर्शन झील की मरम्मत जो करवाई है वो किसने? रुद्रादमन ने करवाई है। और आपने जाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। सौराष्ट्र का शासक उस समय, सौराष्ट्र में ये सुदर्शन झील थी, उस समय सौराष्ट्र का शासक सुविशाख था, जिस समय रुद्रादमन ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। उसके बाद रुद्रादमन की संस्कृत में रुचि थी और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादमन से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपसे पूछा जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध, यानी जूनागढ़ अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे रुद्रादमन प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो आप बताएंगे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। उसके बाद जो शकों का यानी पश्चिमी क्षत्रपों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा हुए हैं रुद्रसिंह तृतीय हुए हैं। आई होप कि आपको शकों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ आई है। उसके बाद कुषाण के बारे में, कुषाणों के बारे में, जिसमें हम कनिष्क के बारे में जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुषाण जो है चीन की यूची तोखरी कबीले के लोग थे, जाति के लोग थे। उसके बाद कुजल कडफसिस प्रथम, तो हमने जाना, आपने पढ़ा होगा कि जो कुषाणों की 2 शाखाएं थी, पहली शाखा का संस्थापक जो है कुजल कडफसिस प्रथम है, और जिन्होंने अफगानिस्तान या सिंध तक लेकर, जो सिंध क्षेत्र था वहां तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। उसके बाद विम कडफसिस द्वितीय जो दूसरी ब्रांच से थे, उन्होंने भारत में कुषाण शासन की शुरुआत की थी, विम कडफसिस द्वितीय। उसके बाद वो शैव मत का अनुयायी था। विम कडफसिस जो थे वो शैव मत के अनुयायी थे। उनके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की फोटो देखी जा सकती है, चित्र अंकित हुए देखे जा सकते हैं। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कुषाण शासक के सिक्कों पर नंदी, शिव और त्रिशूल की फोटो अंकित है, तो आप बताएंगे विम कडफिसस के सिक्कों पर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। उसके बाद कनिष्क के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में बार बार जीके में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप पढ़ेंगे 78 AD यानी 78 ईस्वी में उसने राज्य सिंहासन किया और उसी वर्ष शक संवत चलाया, जिसे आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। आप ये 78 AD ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बार बार आता है। उसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपसे डीपली पूछा जा सकता है कि वो कौन से शाखा, यानी आपने यही जाना था कि चौथी बौद्ध संगीति उसी के कार्यकाल में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, और 2 शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। तो वो महायान शाखा को मानने वाला था। उसकी 2 राजधानियां थी। बार बार प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जो कनिष्क हुए हैं उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, जिसे आधुनिक पेशावर के नाम से जाना जाता है। दूसरी है मथुरा,
उसके बाद कश्मीर पर अधिकार का वर्णन, यानी बताया जाता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर भी अधिकार किया था। ये कहाँ वर्णित है? राजतरंगिणी में। पंजाब पर अधिकार का उल्लेख करता है मानिख्याल अभिलेख। और कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति उन्होंने करवाई थी। आपने पहले भी बौद्ध धर्म के बारे में जाना था, उस समय पढ़ा था। उसके जाने माने अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, जिसने विभास शास्त्र लिखा है और महाविभास लिखा है। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप बनवाया था। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क ने भी स्तूप निर्माण में योगदान दिया है, तो उनके द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण स्तूप कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे पेशावर में। उसके बाद चीनी शासकों की भांति उन्होंने भी, यानी कनिष्क ने भी देवपुत्र की उपाधि हासिल की थी। आपसे पूछा जाएगा कि देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने ली थी। उसके बाद मैंने उत्तर को छोड़कर शेष 3 क्षेत्रों को जीत लिया है, ये कथन किसका है? आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे कनिष्क का। उसके बाद उनके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सा शास्त्री रहते थे। उसके बाद अश्वघोष के बारे में पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी रचना उनकी है या नहीं है? आप बताएंगे बुद्धचरित, जिन्हें बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, सोदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अश्वघोष की। उसके बाद नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा है, ये हमने पहले भी जाना था। उसके बाद वसुमित्र जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, उन्होंने महाविभास नामक रचना लिखी है। उसके बाद चरक ने चरक संहिता लिखी है। आई होप कि आज के दिए गए पॉइंट, आज के बताए गए पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद कल हम इन शासकों के, यानी शक और कुषाणों के बाद भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था या भारतीय समाज का हालात के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कि जीके का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आई होप कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।